नमस्कार, जय हिंद मित्रों। कैसे हैं? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण क्रमोदेशित अधिगम। और बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला जो विद्यार्थी लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आज का जो शिक्षण अधिगम और क्रमोदेशित अधिगम जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है शिक्षण विधि। तो मित्रों, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। आज हम इस क्लास के माध्यम से पूरे करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्मोदेशित अधिगम। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। आज पढ़ने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर 2025 कर्मोदेशित अधिगम। तो मित्रों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। आज 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहना। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बच्चों की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? थार्नाडाइक, स्किनर, वॉटसन, ग्राहम, वेल्सन। तो इनमें से जो बच्चों की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है स्किनर। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है मित्रों, रचनात्मक सोच प्रक्रिया को 4 चरणों में रेखांकित किया गया और उनके द्वारा दिए गए रचनात्मक चिंतन के प्रथम चरण को के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। और आज के जो रीट लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो विद्यार्थी अभी आने वाली 2025 19 फरवरी 27 फरवरी तक जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहना। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इनमें से आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो रचनात्मक सोच प्रक्रिया की को 4 चरणों में रेखांकित किया गया। उनके द्वारा दिए गए रचनात्मक चिंतन के प्रथम चरण के रूप को जाना जाता है। समझने की कोशिश करना। तो कौन से रूप को जाना जाता है? सत्यापन, उद्भावन, तैयारी या संशोधन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत और बहुत ही सोच समझ के और जो समायोजित शिक्षण विधि का जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव एक उदाहरण है। शिक्षा, जब बच्चों को शिक्षण यानी छोटे बच्चों को जब हम शिक्षा देते हैं या शिक्षण उनको देते हैं तो उसमें जो उतार चढ़ाव होता है वो किसका उदाहरण है? पुनरावृत्ति कौशल, बी समापन कौशल, डी उत्पन्न परिवर्तन कौशल और डी ऑप्शन आपका है प्रस्तावना कौशल। निम्नलिखित में से प्रस्तावना, ये प्रस्तावना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है? तो मित्रों, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव होना, ये आपका ऑप्शन सी रहने वाला है उत्पन्न परिवर्तन कौशल। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कौन सा कथन असत्य है? ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय हो। कथन है ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बी ऑप्शन आपका होने वाला है बच्चा एकीकृत रूप से विकसित होता है। विकास के एक पहलू में समस्या अन्य पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका कथन कौन सा सही रहने वाला है? ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। रट्टा मार लेना मित्रों।
इसी ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएगा, बट इसी जो आज का जो मैं शिक्षण विधि और क्रमोदित अधिगम जो आपको करवा रहा हूँ, इन्हीं में से आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कौन से क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 4 है, विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मानव में व्यवस्थित और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मानव में व्यवस्थित और प्रगतिशील में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए आपका वृद्धि यानी ग्रोथ, बी ऑप्शन आपका यानी डेवलपमेंट विकास, सी ऑप्शन आपका परिवर्तन फिजिकल चेंजेस, डी ऑप्शन आपका मानसिक परिवर्तन यानी मेंटल चेंजेस। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मानव में व्यवस्थित और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो वो कब होते हैं मित्रों? ऑप्शन आपका रहने वाला है बी विकास डेवलपमेंट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 5 रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के प्रारंभिक काल का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा बचपन के प्रारंभिक काल का लक्षण नहीं है? ए प्री गैंग युग यानी प्री गैंग एज, बी अनुकरण युग, बी ऑप्शन आपका अनुकरण युग यानी इमिटेटिव एज, सी प्रश्न पूछने का युग क्वेश्चन एज, डी खिलौने का युग यानी टॉय एज। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा उसको आप है ना समझने की कोशिश करना, तभी आपके दिमाग में है वो इस तरीके के क्वेश्चन फीड हो जाते हैं, तो वो कभी भी आपकी मेमोरी से नहीं हटते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के प्रारंभिक काल का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है डी खिलौने का युग यानी टॉय एज है वो बचपन का लक्षण नहीं है। बाकी के सारे है वो आपकी बचपन के लक्षण है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 6 रहने वाला है, प्रकृति बनाम पोषण भैंस किससे संबंधित है? प्रकृति बनाम भैंस से संबंधित है आनुवंशिकता और पर्यावरण, बी ऑप्शन आपका व्यवहार और पर्यावरण, सी ऑप्शन आपका पर्यावरण और जीव विज्ञान, डी ऑप्शन आपका है पर्यावरण और पालन पोषण। तो प्रकृति बनाम भैंस किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है मित्रों पर्यावरण और पालन पोषण। तो आज के क्लास में मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और उनमें से आपके पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन है वो 100% आने की संभावना है। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। ऐसा नहीं है कि कोई आप वीडियो को स्किप कर दें और वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रतिभाशाली बच्चे का IQ कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रतिभाशाली बच्चे का IQ कितना होता है? 130, 140, 55 या 120? तो बताइए एक प्रतिभाशाली बच्चे का IQ कितना होता है? आपके दिमाग से आप सोच के देखिए, अगर आपने पहले कभी सुना हो तो साथियों एक प्रतिभाशाली बच्चे का जो IQ है वो आपका रहने वाला है 130। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मानव की प्रक्षेपी विधियां हैं? तो ऑप्शन आपका
कौन सा करेक्ट रहने वाला है? ए ऑप्शन आपका निर्धारण मापनी अवलोकन साक्षात्कार या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है डी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहने वाला है, विद्यालय के छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न क्यों करना चाहिए? विद्यालय के छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न क्यों करना चाहिए? ऑप्शन ए आपका ताकि हर छात्र को विशेष महसूस हो। बी ऑप्शन आपका रहने वाला छात्रों के बीच अंतराल को कम करने के लिए। डी ऑप्शन आपका रहने वाला छात्रों की क्षमताओं और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए। डी ऑप्शन आपका रहने वाला ये समझने के लिए कि छात्र को क्यों सीखने में सक्षम या असक्षम है। छात्र क्या सीखने में सक्षम या असक्षम है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये समझने के लिए कि छात्र क्यों सीखने में सक्षम और असक्षम है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 10 रहने वाला है, 10 वर्ष के यहाँ पर है 16 वर्ष का है ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला 16 वर्ष के बच्चे 16 वर्ष के एक बच्चे ने IQ परीक्षण में 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? अच्छा क्वेश्चन है। 16 वर्ष के एक बच्चे ने IQ परीक्षण में 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? बताइए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। उनके क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। डी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। 16 वर्ष के बच्चियों का IQ अंक प्राप्त करने की मानसिक आयु है वो कितनी होगी? 12। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 11 रहने वाला, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य उसकी कुछ मानसिक क्षमताओं का प्रतिबिंब होता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? परीक्षा के लेवल से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य उसकी कुछ मानसिक क्षमताओं का प्रतिबिंब होता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड या डी ऑप्शन आपका थॉमसन ने? तो किसने दिया था ये प्रतिबिंब मित्रों? ऑप्शन आपका रहने वाला है ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, थॉर्नडाइक ने। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन आपका 12 रहने वाला है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है मापन की प्रोजेक्टिव तकनीकी है? निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रोजेक्ट है तकनीकी है? रीडिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और थेमेटिक। सॉरी, थोड़ा सा कॉल में डिस्टर्ब हो गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रोजेक्टिव तकनीकी है? रीडिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या थेमेटिक एड्रेशन टेस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन आपका 13 रहने वाला है विद्यार्थियों, बहुत अच्छी और बिल्कुल निचोड़ निकाल करके आज का जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और आने वाला जो पेपर होगा आपका, जो शिक्षण विधि और क्रमोदित अधिगम, इसी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, रचनात्मक किससे संबंधित है? रचनात्मक किससे संबंधित है? अतिष्क्रियता, निम्न समझ,
अभी सारी सोच अब सारी सोच। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहने वाला है, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही रहने वाला है मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन आपका 15 रहने वाला है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहने वाला है? डिस्कोलेसिया और डिस्क्यूलेरिया और डिस्फेजिया या डिसग्रेफिया। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहने वाला है? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 रहने वाला है, हिंदी एक पाठ की संरचना में आवश्यक तत्व है। हिंदी एक पाठ की संरचना में आवश्यक तत्व है। परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष। बी ऑप्शन आपका वर्ण, तर्क, उपसंहार। सी ऑप्शन आपकी प्रस्तावना, विस्तार, समीक्षा। इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का एक पाठक संरचना है, तो आपका ऑप्शन रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 16 है, भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका क्या है? भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका क्या है? तो केवल प्रारंभिक चरण में उपयोगी है या महत्वपूर्ण आधार कौशल। सी ऑप्शन आपका अनावश्यक प्रक्रिया। डी ऑप्शन आपका केवल उच्च स्तर पर उपयोगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है बी, महत्वपूर्ण आधार पर कौशल। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 17 रहने वाला है मित्रों, व्याकरण का शिक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है? व्याकरण का शिक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है? भाषा की सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए। बी, शब्दावली सुधारने के लिए। सी ऑप्शन आपका केवल नियम याद रखने के लिए। डी ऑप्शन है आपका छात्रों को लिखने में समर्थ बनाने के लिए। क्या ऑप्शन सही रहने वाला है? भाषा की संरचनात्मकता बढ़ाने के लिए या शब्दावली सुधारने के लिए, केवल नियम याद रखने के लिए या छात्रों को लिखने में समर्थ बनाने के लिए। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आपका है, भाषा की संरचनात्मकता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन आपका 18 रहने वाला है, गद्यांश से आधारित प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? यानी गद्यांश जो होता है हमारा, गद्यांश से आधारित प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है? केवल रटना, समझने को विकसित करना, समझ को विकसित करना, व्याकरण सिखाना या शब्द ज्ञान सुधारना। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सही रहने वाला है? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है आपका, समझ को विकसित करना। यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उद्देश्य का मतलब है समझ को विकसित करना। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका पर 19 रहने वाला, भाषा कौशलों में उच्चतम स्तर कौन सा कौशल होता है? भाषा कौशलों में उच्चतम स्तर पर कौन सा भाषा कौशल आता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बताइए, भाषा कौशल में उच्चतम स्तर पर कौन सा भाषा कौशल आता है? भाषा कौशल में उच्चतम स्तर पर कौन सा भाषा कौशल आता है? करेक्ट, जल्दी बताइए ऑप्शन में क्या होता है? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 20 रहने वाला, भाषा शिक्षण में दृश्यता विधि का उद्देश्य क्या है? तो भाषा शिक्षण में दृश्यता विधि का उद्देश्य क्या है? भाषा नियमों की स्पष्टता, केवल अभ्यास करना, छात्रों को अधिकतम स्वतंत्र बनाना और पाठ की व्याख्या करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है भाषा नियमों की स्पष्टता करना। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन आपका 22 रहने वाला है, भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण का क्या महत्व है। भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण का क्या महत्व है। केवल छात्रों को ध्यान आकर्षित करना या छात्रों की रुचि बनाए रखना, छात्रों की रचनात्मकता और भागीदारी को बढ़ाना, या समय व्यर्थ करना यानी समय खराब करना। तो भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण का महत्व क्या है। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है सी इज करेक्ट ऑप्शन है। छात्रों की रचनात्मकता और भागीदारी को बढ़ावा देना या बढ़ाना। क्वेश्चन आपका 23 है मित्रों, वाक्य में प्रक्रिया किसके आधार पर परिवर्तित होती है। बताइए, वाक्य में क्रिया किसके आधार पर परिवर्तित होती है। संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, काल और वचन के आधार पर, उपवाक्य के आधार पर। तो वाक्य में क्रिया किसके आधार पर परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है सी, काल और वचन के आधार पे। अभी तक के जो 23 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन आपका 25 है, पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करना, समय का प्रबंधन करना, छात्रों को रचनात्मक बनाना, शिक्षा को सोच बनाना। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करना, यानी जो हम कुछ पढ़ा रहे हैं, जो कुछ हम बता रहे हैं, उसको सरल से सरल भाषा के अंदर उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, ताकि बच्चों का जो माइंड है परिपक्व है वहाँ तक ये चीज़ पहुँच सके। तो आज के जो शिक्षण विधि और कर्मोदिक अधिगम हम पढ़ रहे हैं, लास्ट तक आप ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। प्रश्न आपका है 26, किस विधि में छात्रों को स्वावलंबी बनाने पर बल दिया जाता है। किस विधि में छात्रों को स्वावलंबी बनाने पर बल दिया जाता है। व्याख्यान विधि, अन्वेषण विधि, पर्यवेक्षण विधि या भाषा अनुवाद। कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला आपका। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। अन्वेषण विधि के अनुसार स्वावलंबी बनाना पर बल दिया जाता है छात्रों को। शेयर करो भाई, फटाफट शेयर करो। अभी मैं देख रहा हूँ आपको कितने बंदे हैं जो इस लाइव से इसको देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है। तो बताइए, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है। फटाफट कमेंट करो, बताइए। समय बचाना, कक्षा अनुशासन बनाए रखना, पाठ को रोचक और प्रभावी बनाना, छात्रों को परीक्षा में सफल बनाना। यानी भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य है आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, पाठ को रोचक एवं और प्रभावशाली बनाना। पाठ को रोचक और प्रभावशाली बनाना, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो मित्रों, अभी तक आपने हिंदी और पर्यावरण, मैथ, संस्कृत पर अगर आपने भाषा चूज किया है या इंग्लिश भाषा चूज किया है, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं किया तो आप आराम से, अभी आपके पास समय बचा हुआ है और आप थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आगे बढ़ेंगे तो पेपर आराम से रीट क्वालिफाई है वो कर सकते हैं। और मैं आप इस चैनल से जुड़ जाइए। शिक्षण विधि और कर्मोदित अधिगम मैं आपको
इस चैनल के माध्यम से आने वाली परीक्षा को बिल्कुल आपके लिए क्लियर होने वाली है। तो अपने चैनल से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, निम्न में से कौन सी शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास को भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम और द्रुतगामी विकास का नियम। डी ऑप्शन आपका नियम और समयोगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो सी बिल्कुल सही रहने वाला है, द्रुतगामी विकास का नियम। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 29 आपका, भाषा शिक्षण में किस प्रकार की त्रुटियां अधिक होती है? भाषा शिक्षण में किस प्रकार की त्रुटियां हैं वो अधिक होती है? बताइए, भाषा शिक्षण में किस प्रकार की त्रुटियां हैं वो अधिक होती है? व्याकरण संबंधी, उच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी या सभी प्रकार? उपरोक्त में से सभी। भाषा शिक्षण में किस प्रकार की त्रुटियां होती है? तो मित्रों, व्याकरण संबंधी भी होती है, उच्चारण संबंधी भी आपका सही है, वर्तनी संबंधी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका रहने वाला है। भाषा शिक्षण में किस प्रकार की त्रुटियां होती है? तो ये तीनों ही प्रकार की त्रुटियां हैं वो भाषा शिक्षण में होती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फॉरवर्ड करो भाई, फटाफट फॉरवर्ड कर दीजिए। आज का जो 50 क्वेश्चन अपने हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो इसलिए आप इसको फटाफट फॉरवर्ड करो इस लाइव को। और क्लास को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जो आज की क्लास है, आज का जो वीडियो है वो उन छात्रों के लिए है जो अभी तक शिक्षण अधिगम और क्रमोदित अधिगम नहीं पढ़ा है, उनके लिए। तो आप उन लोगों तक की वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? मैं बिल्कुल आज का जो वीडियो है मैं आराम से करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो आज का जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आप तक खोपड़ी में एक बार आपके आ जाए। तो द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? व्याकरण, अनुवाद, प्रत्यक्ष विधि, स्वर्ण विधि, स्वर्ण संवाद विधि, पाठ पर आधारित विधि। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहने वाला है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है क्या है? यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो रहने वाला है सी, स्वर्ण संवाद विधि। स्वर्ण संवाद विधि सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, छात्रों की पाठ्य पुस्तक चयन का आधार क्या होना चाहिए? छात्रों की पाठ्य पुस्तक चयन का आधार क्या होना चाहिए? बताइए। उनकी कठिनाई का स्तर, उनकी भाषा की आवश्यकता, पाठ्यक्रम की मांग, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट रहना पड़ता है? ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मित्रों जो आपकी सोच पर भी डिपेंड करते हैं। अगर जिसका IQ लेवल थोड़ा सा सही है तो आपको ऐसे ज़्यादा क्वेश्चनों को ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी अपना दिमाग से
और पेपर में आपके अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है और आपने वो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तो आपका जो दिमाग है, आपका जो सोच है, उसके स्तर पर भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप खुद जजमेंट है वो ले सकते हैं, ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। तो छात्रों की पाठ्य पुस्तक का चयन का आधार क्या होना चाहिए? तो यहाँ से उनकी जो कठिनाई स्तर है, बिल्कुल कठिनाई स्तर भी होना चाहिए। उनकी भाषा की आवश्यकता, बिल्कुल भाषा की भी आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम की मांग, बिल्कुल पाठ्यक्रम की मांग है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, भाषा शिक्षण में पर्यावरण का क्या महत्व है? भाषा शिक्षण में पर्यावरण का क्या महत्व है? बच्चों को व्यावहारिक अनुभव देना, भाषा कौशलों का विकास करना, सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान देना। देखिए मित्रों, अगर भाषा शिक्षण में पर्यावरण का क्या महत्व है, जहाँ पर आप अपनी कुछ सीख रहे हैं तो वहाँ का जो सामने वाला या फिर घर में अपने बच्चों को आप कुछ सिखा रहे हैं तो आपका व्यवहार है वो बच्चे के साथ सही से नहीं होगा, तो आप जो उसको कुछ सिखा रहे हैं भाषा शैली, वो उस तक नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पर बच्चों का व्यवहारिक अनुभव भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और बी ऑप्शन है भाषा कौशलों का विकास करना, बिल्कुल भाषा कौशल जो होती है उसका विकास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सी ऑप्शन है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी उसको समाज के प्रति सामाजिक जो ज्ञान होता है, सांस्कृतिक हमारी जो सेंस करती है, हमारा जो संस्कार है उसका भी उसको ज्ञान होना जरूरी है। बट आज के समय में दिनों दिन ये प्रति गिरती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है कि पुराने ज़माने में होता क्या था कि एक सामूहिक परिवार रहता था, इकट्ठा परिवार रहता था, संयुक्त परिवार रहता था, जॉइंट फैमिली। और आज जहाँ पर जो कपल थे और जो आज के टाइम में एक मजबूरी भी हो गया है, बढ़ती बेरोजगारी, उसकी वजह से भी है दिनों दिन परिवार है वो टूटते जा रहे हैं। ये भी एक जो संस्कार में गिरावट है वो होती जा रही। पुराने ज़माने में दादे परदादे नानी दादी के पास बच्चे बैठते थे और वो उनको कुछ कहानियाँ सुनाते थे और उनको कुछ संस्कार देते थे। वो चीज़ भी एक बच्चे में आज के समय में 50% कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपका सभी के सभी है वो बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 33 रहने वाला है, शिक्षण का अधिगम प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव किससे संबंधित है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव किससे संबंधित है? सुनने से, करने से, समझने से, दोहराने से। देखिए शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव किससे संबंधित है? जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो किससे संबंधित है? सुनने से क्या? अगर एक टीचर अगर अपने बच्चों को बोर्ड पर या उनकी बुक्स लेकर उनको कुछ भी पढ़कर सुना रहे हैं, वो तब तक सुनेंगे, तब तक पढ़ेंगे, तब तक तो क्या है उसके दिमाग में वो चीज़ें रहेगी। और क्वेश्चन नंबर आपका 30 है मित्रों, सॉरी 34। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। अभी तक के अपन ने 30, 34, 33 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। उनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, या फिर आपकी सोच के अंदर वो कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का जो वीडियो अभी तक आपको कैसे लगा
अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको वीडियो आपकी शिक्षा के अनुसार सही होता चला जा रहा है तो आप इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। 34 क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण में ऑडियो लिंगुअल विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण में ऑडियो लिंगुअल विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, व्याकरण का विकास, साहित्यिक ज्ञान बढ़ाना, अनुवाद कौशल का विकास। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है, आप मुझे कमेंट करके फटाफट जरूर बताएं। भाषा शिक्षण में ऑडियो लिंगुअल का विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। सोचिए, बताइए क्या हो सकता है आपके अनुसार इस क्वेश्चन का ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, भाषा शिक्षण में संवाद अभ्यास क्यों महत्व है। भाषा शिक्षण में संवाद अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए क्यों महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में संवाद अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है। सुनने और बोलने के कौशल को बढ़ाने के लिए, लिखने के कौशल को सुधारने के लिए, पठन कौशल को सुधारने के लिए, व्याकरण को समझने के लिए। मुझे कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। भाषण शिक्षण में संवाद अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए क्यों महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है आपका, सुनने और बोलने के कौशल को बढ़ाने के लिए भाषा शिक्षण अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 36, भाषा शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है। भाषा शिक्षण जब हम किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं भाषा शिक्षण, उसमें प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। जब आप एक क्लास में टीचर है, एज फॉर आप एक टीचर है, आप क्लास के अंदर कोई का चैप्टर चल रहा है और उसमें से आप प्रश्न पूछते हो, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। केवल छात्रों की जांच करना या उनकी रुचि बनाए रखना, उनकी समझ को प्रोत्साहित करना, उनका ध्यान खींचना। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है, जल्दी कमेंट करें। भाषा शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। केवल छात्रों की जांच करना, उनकी रुचि बनाए रखना, उनकी समझ को प्रोत्साहित करना। देखिए, भाषा शिक्षण जब चल रहा होता है तो उसमें प्रश्न पूछना यानी स्टूडेंट की उनकी समझ को प्रोत्साहित करना, यानी उनकी क्या समझा उसने अभी तक पढ़ा है, उसमें से उसके कुछ दिमाग में आया क्या, क्या उसने सरलतम तरीके से समझा है, तो उनकी समझ को प्रोत्साहित करना है, यानी सी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 37 है, द्वितीय भाषा अधिगम में हस्तांतरण की समस्या क्या है। द्वितीय भाषा में हस्तांतरण की समस्या क्या है। शब्दों का गलत उच्चारण, व्याकरण संबंधी त्रुटियां, अर्थ का गलत संदर्भ या उपरोक्त सभी। बताइए द्वितीय भाषा में अधिगम हस्तांतरण की समस्या क्या है। शब्दों का गलत उच्चारण, व्याकरण संबंधी त्रुटियां, अर्थ का गलत संदर्भ या डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आपका रहने वाला है डी उपरोक्त सभी। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन।
निकालिए भाई फटाफट, दूसरा निकालिए, नेक्स्ट कर दिया करो। हाँ, जब भी क्वेश्चन पूरा हो जाता है आप लोग नेक्स्ट निकाल दिया करो, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 38, कहाँ चला गया, नीचे 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 आओ, नीचे आओ। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, भाषा शिक्षण में नाटक विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए, भाषा शिक्षण में नाटक विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? छात्रों की कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए, भाषा शिक्षण को और रोचक बनाने के लिए, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, या उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण में नाटक की विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? छात्रों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही है। भाषा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल 100% सही ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षण में फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षण में यानी शिक्षण में फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, फीडबैक है वो क्यों महत्वपूर्ण है शिक्षा में? ए ऑप्शन आपका शिक्षकों की सफलता का मापन करने के लिए, बी छात्रों की कमजोरियों को समझने के लिए, सी ऑप्शन आपका शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने के लिए, डी ऑप्शन आपका सभी उपरोक्त या उपरोक्त सभी। बताइए, शिक्षण में फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षकों की सफलता का मापन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। छात्रों की कमजोरियों को समझने के लिए, बिल्कुल ये भी सही है। शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने के लिए, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 40, 40 क्वेश्चन आपका, भाषण शिक्षण में हास्य श्रव्य सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? हास्य श्रव्य सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, भाषण भाषण शिक्षण को और रोचक बनाना, जटिल अवधारणाओं को सरल करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल कभी करेक्ट रहने वाला है। सभी उपरोक्त हैं वो करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। टाइम से इसको जूम कर दिया करो भाई। ओके ओके, सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, भाषण शिक्षण में पुनरावृत्ति का महत्व क्या है? भाषण शिक्षण में पुनरावृत्ति का महत्व क्या है? नई जानकारी को याद रखना, पिछले ज्ञान को सुदृढ़ करना, छात्रों की समझ को बढ़ावा देना, या डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति का महत्व होता है। नई शिक्षा को याद करना, बिल्कुल नहीं करेक्ट ऑप्शन है। पिछले ज्ञान को सुदृढ़ करना, बिल्कुल सही है। छात्रों की समझ को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी इज करेक्ट ऑप्शन। यस।
प्रश्न नंबर आपका 42 है। भाषा शिक्षण में सीखने के लिए खेल का महत्व है। भाषा शिक्षण में सीखने के लिए खेल का महत्व है। बताइए खेल का महत्व है क्या भाषा शिक्षण में। छात्रों की रुचि बनाए रखना, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा को व्यावहारिक रूप में सीखना, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रक्रिया को आनंदमय बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फिर आपका ऑप्शन, यहाँ पर तो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहने वाला। उपरोक्त सभी डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों, आप अगर रीट लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बाकी की सारी जो तमाम जानकारी है इस वीडियो से रिलेटेड, कौन से क्वेश्चन है वो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये चीज़ मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए 101% करेक्ट आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। मैं जो जिस भी पेपर के होता है, चाहे वो किसी भी जॉब के लेवल हो या चाहे फिर आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे आपका रीट का हो, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपकी परीक्षा के लिए 100% रामबन है, वो साबित होते हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक है वो आप ज़रूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई मेरे वीडियो को एक बार आप ज़रूर देख लिया करो, एक बार ज़रूर रिपीट कर लिया करो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को रिपीट मारो, और वो चीज़ें, ये चीज़ें आपके दिमाग में है वो बिल्कुल फीड हो जाएगी। फिर आप पेपर तक बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे। तभी मैं बोलता हूँ कि भाई वीडियो को 2-3 बार है वो रीड कर लिया करो, वरना पेपर में छप जाएगा पेपर में, और फिर आप पेपर को लेकर के ऊपर पट्टी गिनते रहोगे, पेन आपके मुंह में रहेगा। तो इसलिए बार बार है इस वीडियो को रिवीजन जरूर मार लेना। चलिए ज़्यादा बातें चीतें करेंगे, ट्यूशन लेते हैं आपका 43। शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण क्यों आवश्यक है। शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण क्यों आवश्यक है। छात्रों की त्रुटियों को पहचानने के लिए, यानी शिक्षण त्रुटि यानी छोटी छोटी जो गलतियां होती है उसके ऊपर आप अगर हम त्रुटि को नहीं चेक करेंगे तो बच्चे की जो शब्द लिखने की शैली है या बच्चे की जो लिखने की जो शैलियाँ हैं वो उसमें राइटिंग में सुधार नहीं होगा। इसलिए छात्र की त्रुटियों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। बी ऑप्शन, अब छात्रों की कमजोरियों को सुधारने के लिए बिल्कुल त्रुटि का विश्लेषण आवश्यक है। भाषा शिक्षण में सुधार लाने के लिए भी त्रुटि का विश्लेषण होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जो भी मित्रगण अगर रीटी लेवल फर्स्ट सेकंड की तैयारी कर रहा है, पढ़ लीजिए, अभी है आपके पास समय, और आपको रीट लेवल क्लियर करना पहले से ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अभी तक फॉरवर्ड नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। ज़्यादा नहीं समय लेते हुए मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ आपका 44। भाषण शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम क्या है। भाषा शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम क्या है। ऑप्शन आपका ए रहने वाला है छात्रों के बीच सामूहिक भावना का विकास। बी ऑप्शन आपका सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन आपका भाषा कौशल को मजबूत बनाना। डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो भाषण शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम क्या है। भाषा शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम क्या है। छात्रों के बीच सामूहिक भावना विकसित करना, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक विकास का बढ़ावा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। भाषा कौशल को मजबूत बनाना, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन रहने वाला है डी। डी इज करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। 45।
पठन और कौशल में सुधार के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रभावशाली है? अच्छा क्वेश्चन है। पठन और कौशल में सुधार के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावशाली है, बताइए। पठन और कौशल में सुधार के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रभावशाली है? ए ऑप्शन आपका कहानी पढ़ना, बी ऑप्शन आपका समूह चर्चा, शब्दावली अभ्यास। तो पठन कौशल को सुधारने के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक प्रभाव है? कहानी पढ़ना बिल्कुल सही है कौशल विधि को सुधारने के लिए। समूह यानी आपस में संवाद करके, चर्चा करके, समूह बना करके, एक दूसरे से बात करके भी ये भी आपका समूह चर्चा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। शब्दावली अभ्यास, जो शब्द होते हैं, व्याकरण होती है, उसको पढ़कर, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर आपका सही रहने वाला है मित्रों। अभी तक के 45 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज मैं आपको कराने वाला हूँ 50 क्वेश्चन, तो ज़रूर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके पेपर में है कौन कौन सी क्वेश्चन है वो इनमें से आने वाले है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक मैं बोलता हूँ वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर बने रहना। स्किप करोगे हो सकता है वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। क्वेश्चन आपका क्या है जी? अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, सॉरी 46 है। भाषण शिक्षण में साहित्य का अध्ययन क्यों आवश्यक है? भाषण शिक्षण में साहित्य का अध्ययन क्यों आवश्यक है, बताइए। भाषा शिक्षण में साहित्य का अध्ययन क्यों आवश्यक है? कमेंट करें, मुझे कमेंट करो भाई जल्दी। भाषा शिक्षण में साहित्य का अध्ययन क्यों आवश्यक है? साहित्यिक शैली समझने के लिए, भाषा के सौंदर्य को समझने के लिए, छात्रों की कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी, बताइए। कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। किस किस को ये क्वेश्चन है वो आता है। भाषा शिक्षण में साहित्य का अध्ययन क्यों आवश्यक है? साहित्यिक शैली समझने के लिए, भाषा के सौंदर्य को समझने के लिए, छात्रों की कल्पना और शक्ति बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेट कर दिया और भाई पहले इसको या स्क्रीन को पॉइंट पर रखो ना। हाँ पॉइंट पर क्या करो, उसको नीचे ले जाओ, नीचे नीचे हिलाओ मत, इधर ही रखो उसको। ओके यहीं पे ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 47 है। लिखित कौशल को विकसित करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियों का उपयोगी होती है? लिखित कौशल को विकसित करने के लिए किस प्रकार की गतिविधि उपयोगी होती है? तो किस प्रकार की गतिविधि है वो उपयोगी होती है, बताइए। निबंध लेखन विधि, पत्र लेखन विधि, कहानी लेखन विधि, या उपरोक्त सभी। कौशल
को विकसित करने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग होता है। निबंध लेखन से भी बिल्कुल सही है मित्रों आपका। पत्र लेखन ये भी सही है। कहानी लेखन ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फिर तो डी है वो करेक्ट रहने वाला है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। भाषण शिक्षण में व्याकरण शिक्षण का सही उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण का सही उद्देश्य क्या है, बताइए मुझे। भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है। छात्रों को नियम सिखाना, भी उनकी सृजनात्मकता बढ़ाना, उनकी लिखने कौशल को मजबूत करना। तो भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण का सही होने का उद्देश्य है कि छात्रों को भाषा का नियम सिखाना बिल्कुल करेक्ट है। उनकी सृजनात्मकता बढ़ाना ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उनके लिखने के कौशल को मजबूत बनाना ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी इज करेक्ट ऑप्शन है। अभी तक के 48 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मित्रों, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट में मुझे यस या नो ज़रूर बताना कि आपका आज का जो वीडियो आपको किस तरीके का लगा, और क्रमोदित अधिगम और शिक्षण अधिगम में आपको वीडियो किस टाइप का लगा और आपको कैसे समझ में आया कि नहीं आया, ये भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका 49 है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज आपको इस शैली के द्वारा मैंने आज इस वीडियो में शिक्षण अधिगम के मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। अभी आपके 2 क्वेश्चन और बचे, और दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप नहीं किया है तो इनमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट उपयोगी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो है वो बनने वाला है। क्वेश्चन आपका 49 है। भाषा शिक्षण में रचनात्मक लेखन का महत्व क्या है। भाषा शिक्षण में रचनात्मक लेखन का महत्व क्या है। छात्रों की कल्पना शक्ति बढ़ाना, छात्रों की कल्पना और शक्ति बढ़ाना, उनकी भाषा दक्षता बढ़ाना। सी ऑप्शन आपका उनकी सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना। डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो भाषा शिक्षण में है रचनात्मक लेखन का महत्व होता है छात्रों की कल्पना शक्ति बढ़ाना। भाषा शिक्षण में हाँ छात्रों की कल्पना शक्ति भी बढ़ाना ये भी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। उनकी भाषा दक्षता बढ़ाना, हाँ उनकी जो भाषा बोलने का जो लहजा है, उनको पढ़ने का जो तरीका है, उनको भाषा शिक्षण सीखने का जो लहजा है वो भी होना उनकी भाषा दक्षता में आता है। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। उनकी सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, यानी वो जो बच्चा पढ़ रहा है, कोई सामने वाला पढ़ रहा है उसको प्रोत्साहित करना कि वाह अच्छे आप बहुत अच्छा पढ़ रहे, आपको अति सुंदर, आपको बहुत अच्छी पढ़ना आ रहा है, या फिर आप बहुत अच्छी भाषाएं सीख रहे हैं। इस तरीके का हम प्रोत्साहित उसको करेंगे तो बच्चा आगे और बढ़ेगा। तो यहाँ भाषा शिक्षण में रचनात्मक लेखन का महत्व होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट में आप जरूर बनेना। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा क्वेश्चन है वो आपकी इस परीक्षा आने वाली जो सीटी परीक्षा है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन आपका 50 है और आज का इस वीडियो का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको। तो प्रश्न नंबर 50 है, शिक्षण भ्रम में एम्बिग्यूटी क्यों होती है। शिक्षण भ्रम में एम्बिग्यूटी क्यों होती है, बताइए क्यों होती है। एम्बिग्यूटी क्यों होती है शिक्षा भ्रम में। भाषा की जटिलता के कारण, संदर्भ की कमी के कारण, छात्रों की सीमित समझ के
कारण। तो जो एम्बिग्विटी में जो ना समझ होती है वो किस कारण से होती है। कुछ भाषाएं होती है वो जटिल वर्ड होते हैं, जैसे हार्ड हार्ड वर्ड होते हैं जटिलता के कारण। संदर्भ की कमी, जो भाषा जो सिखा रहे हैं उसके अंदर हम है ना उन अच्छी तरीके से उनको बच्चे को या संदर्भ करके नहीं बताया, उससे भी एम्बिग्विटी होती है। छात्रों की सीमित समझ के कारण, कुछ ऐसे छात्र होते हैं उनकी जो छोटी सीमित समझ होती है उसके कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी इज करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। आज के जो 50 क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे मुझे पूरी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं बोला था। तो जिस भी वीडियो पर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख करके आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वो क्वेश्चन आप इस वीडियो में ज़रूर ढूंढ लेना, ज़रूर उसको एक बार पढ़ लेना, ताकि आपकी परीक्षा में वो क्वेश्चन छपे और आप उसका आंसर सही तरीके से दे करके आप अगली मेन परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ और आप अपना रेट का है वो लेवल निकाल लें। तो इसलिए मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ। कल की जो क्लास मैं आपको लेके आऊँगा शिक्षण विधि की, वो भी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इनमें से अगर आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे वो भी मुझे टोटल करके आप अपने कमेंट मेरे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर डालें। अनऑथराइज कमेंट नहीं कर रहा है कोई भी, अगर गलत कमेंट करता है तो मैं वीडियो तुरंत उनको हाइड मार दूंगा। ज़्यादा समझदार बनने की जो कोशिश करता है वो प्लीज़ ज़रूर अपना ध्यान रखना। जिनको क्वेश्चन आता है वो ही इसके वीडियो की कमेंट में क्वेश्चन करें। आज की जो वीडियो है वो आप लोगों की के हिसाब से आपको कैसे लगा है, क्या इस तरीके की वीडियो आप और देखना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो है वो बार बार बना करके डालता रहूं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।